उस रात जब मैं अपने पति का बटुआ, जो वो घर पर ही भूल गए थे, लेकर एयरपोर्ट के लिए निकली, तब मुझे लगा था कि मैं बस एक जिम्मेदार पत्नी होने का फर्ज निभा रही हूं। जैसे ही ठीक आधी रात को मैं टर्मिनल पहुंची, मैंने जिस कैब ऐप से गाड़ी बुक की थी, उसके ड्राइवर ने अचानक सारी दरवाजे लॉक कर दिए। घबराई हुई आवाज में उसने कहा, मैडम, यहां मत उतरिए, प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं सन्न रह गई और पूछा, क्यों भैया? उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। बस इतना बुदबुदाया, 5 मिनट में सब समझ आ जाएगा। मैं चुप हो गई, गहरी सांस लेने की कोशिश करती रही और उसकी बात मान ली। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ठीक 5 मिनट बाद 3 पुलिस की गाड़ियां हमें चारों तरफ से घेर लेंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो रात मेरी पूरी जिंदगी बदल देगी। आगे बढ़ने से पहले, मैं हूं लीना, आपकी कहानी की नरेटर। मैं लाती हूं जिंदगी की ऐसी सीख देने वाली कहानियां जो हम में से ज्यादातर लोगों पर बीत चुकी हैं या फिर भविष्य में ऐसे ही घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और हिंदी रिवेंज स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बना रहे हैं जो जानते हैं कि जिंदगी के सबसे अच्छे चैप्टर किसी भी उम्र में शुरू हो सकते हैं। अब कहानी पर वापस आते हैं। ड्राइंग रूम में लगी दीवार घड़ी रात के 12:15 बजा रही थी। विशाल बंगले में ठंडी और अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जोया अभी अभी अपने पति आर्यन की स्टडी टेबल साफ करके हटी थी, जो अचानक बनी उसकी बिजनेस ट्रिप की तैयारी में पूरी तरह बिखरी पड़ी थी। आर्यन ने 1 घंटे पहले ही हड़बड़ी में अलविदा कहा था। उसका कहना था कि उत्तर भारत में कंपनी की नई ब्रांच के उद्घाटन से जुड़ी कोई ज़रूरी समस्या आ गई है और उसे सुबह की पहली फ्लाइट पकड़नी थी। जोया, जो एक समर्पित पत्नी थी और शायद ही कभी सवाल करती थी, बिना ज्यादा पूछे उसके कपड़े और सामान पैक करने में मदद करती रही। उसे उस पर आंख बंद करके भरोसा था। शादी के 3 सालों में आर्यन उसके लिए एक आदर्श पति रहा था, मेहनती, समझदार और हमेशा नरमी से बात करने वाला। वो ऐसा इंसान लगता था जो उसे कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। जब जोया स्टडी की लाइट बंद करने ही वाली थी, तभी फाइलों के ढेर के नीचे कुछ काला सा दिखा। उसका दिल धक से रह गया। वो आर्यन का चमड़े का बटुआ था। उसने तुरंत उसे उठाया और खोलकर देखा। आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नकदी से भरा हुआ बटुआ सब अंदर मौजूद था। जोया घबरा गई। आर्यन बिना बटुए के एयरपोर्ट कैसे चला गया? बिना पहचान पत्र वो फ्लाइट में चढ़ ही नहीं सकता था। न पैसे, न कार्ड। यात्रा में कितनी दिक्कत होती। उसके दिमाग में तुरंत तस्वीरें घूमने लगीं। आर्यन टर्मिनल में परेशान, गुस्से में या कहीं फंसा हुआ। वो भागकर बेडरूम में गई, फोन उठाया और उसे कई बार कॉल किया। रिंग जा रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं। उसने सोचा शायद वो कार में होगा, फोन साइलेंट पर होगा या किसी से बात कर रहा होगा। उसकी बेचैनी और बढ़ गई। उसने फिर घड़ी देखी, 12:20। फ्लाइट 2 बजे की थी। अगर वो अभी निकलती तो समय था। उनका घर एयरपोर्ट से लगभग 45 मिनट की दूरी पर था, अगर ट्रैफिक न हो। जोया रात में गाड़ी नहीं चलाती थी। सामने से आती हेडलाइट्स उसे चकाचौंध कर देती थीं। ऊपर से ड्राइवर भी शाम को ही घर जा चुका था। बिना ज्यादा सोचे उसने कैब ऐप खोल लिया। कांपते हाथों से फोन पकड़े उसने बुकिंग की। उसे हर हाल में बटुआ पहुंचाना था। वो नहीं चाहती थी कि आर्यन किसी ऐसी परेशानी में पड़े जिसे वो ठीक कर सकती थी। कुछ मिनटों में ऐप पर दिखा कि ड्राइवर ने राइड स्वीकार कर ली है। नाम था राकेश। काली सेडान कार थी और वो उनके गेटेड कॉलोनी के काफी पास था। 5 मिनट में पहुंचने वाला था। जोया ने जल्दी से दुपट्टा ओढ़ा, ठंड से बचने के लिए मोटा कोट पहना और आर्यन का बटुआ इतनी जोर से पकड़ लिया जैसे उसी में उसकी सांसें बंधी हों। 5 मिनट बाद काली सेडान गेट के सामने आकर रुकी। जोया बाहर निकली, दरवाज़ा लॉक किया और सड़क तक आई। पीछे का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। एसी की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, जो रात की खामोशी से बिल्कुल अलग थी। आगे की सीट पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। कनपटी के बाल सफ़ेद हो चुके थे। उसने रियर व्यू मिरर से जोया को बस एक पल देखा। नज़र तेज थी, चेहरा भावहीन। जोया ने शालीनता से नमस्ते कहा, देर रात राइड लेने के लिए माफ़ी मांगी और बताया कि उसे एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल जाना है। राकेश ने बिना पीछे देखे बस सिर हिलाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। कार के अंदर अजीब सी खामोशी थी। न रेडियो, न बातचीत, सिर्फ इंजन की आवाज़ और सड़क पर टायरों की सरसराहट। गाड़ी लगभग खाली हाईवे पर बढ़ती चली गई। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी कभी कभी अंदर तक पहुंचती। जोया बार बार फ़ोन देखती रही।
आर्यन की कोई कॉल नहीं आई। उसने मैसेज किया कि वो बटुआ लेकर आ रही है, मगर मैसेज सिर्फ डिलीवर्ड दिखाता रहा। उसने खुद को समझाया कि शायद बैटरी खत्म हो गई हो या नेटवर्क ना हो, लेकिन राकेश का व्यवहार उसे बेचैन करने लगा था। वो बार बार शीशे में देख रहा था, कभी जोया को, कभी पीछे की सड़क को। हर कुछ मिनटों में उनकी नजरें शीशे में मिलती और जोया असहज हो जाती। उसने कोट ठीक किया, बैग को कसकर पकड़ लिया और डर की एक लहर सी उठी। सोशल मीडिया पर पढ़ी कैब से जुड़े अपराध की खबरें याद आने लगीं। सुनसान सड़क, आधी रात, एक अनजान आदमी। उसने मन ही मन दुआएं पढ़ी और खुद को समझाया कि शायद ड्राइवर बस चुप और थका हुआ है। खिड़की से बाहर देखा तो शहर की ऊंची इमारतें पीछे छूट चुकी थीं। अब एयरपोर्ट की तरफ जाती खुली और अंधेरी सड़क थी। राकेश बहुत सावधानी से गाड़ी चला रहा था, बार बार लेन बदलते हुए, जैसे किसी से बच रहा हो। करीब 1 घंटे बाद दूर से एयरपोर्ट की तेज रोशनी दिखने लगी। जोया ने राहत की सांस ली। घड़ी देखी, 1 बज रहा था। फ्लाइट में अभी 1 घंटा था। उसे पूरा यकीन था कि आर्यन चेक इन के पास परेशान खड़ा होगा। वो मुस्कुरा उठी, खुद पर गर्व महसूस करते हुए। गाड़ी एयरपोर्ट जोन में घुसी। आमतौर पर ड्रॉप ऑफ वाली जगह पर रोशनी और चहल पहल रहती है, लेकिन राकेश गाड़ी को धीरे धीरे आगे ले गया, बिल्कुल आखिरी छोर तक, जहां कई लाइटें खराब थीं और इलाका लगभग सुनसान था। जोया ने भौएं से कोड़ ली। वो ड्राइवर से कुछ कहने ही वाली थी कि शीशे में उसका चेहरा देखकर शब्द गले में अटक गए। उसका चेहरा पसीने से भीगा था, जैसे सांस रोक रखी हो। कार एक बड़े कंक्रीट के खंबे के पास रुकी, जो पब्लिक जोन और वीआईपी पार्किंग को अलग करता था। आसपास कोई नहीं था, न कुली, न यात्री, न सुरक्षा गार्ड, सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा। जोया के रोंगटे खड़े हो गए। गाड़ी रुकते ही उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ। फिर जोर लगाया, फिर भी नहीं। दूसरे दरवाजे भी लॉक थे। घबराहट से उसका सीना जलने लगा। उसने खिड़की पर हाथ मारा, मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन जगह पूरी तरह सुनसान थी। रोते हुए उसने राकेश से पूछा कि उसने दरवाजे क्यों बंद कर दिए। वो चुपचाप स्टीयरिंग व्हील को भींचे रहा। उंगलियां सफ़ेद पड़ चुकी थीं। उसकी निगाहें बाहर अंधेरे में टिकी थीं, जैसे किसी भयानक चीज़ का इंतजार हो। जोया गिड़गिड़ाने लगी। पैसे, जेवरात, बैग, बटुआ सब देने को तैयार थी, बस बाहर जाने दे। तभी राकेश की भारी और सख्त आवाज़ गूंजी, आप यहां नहीं उतरेंगी जोया जी, प्लीज़ मेरी बात मानिए। ये शब्द उसे और डरा गए। वो फूट फूट कर रो पड़ी और पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। राकेश थोड़ा सा मुड़ा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही लोहे जैसी सख्ती। उसने कहा कि 5 मिनट में सब साफ हो जाएगा और तब तक उसकी जिंदगी इस बात पर निर्भर है कि वो बाहर न निकले। जोया का शरीर कांपने लगा। वो सीट पर सिकुड़ गई, बैग सीने से लगाए। सेकंड घंटों जैसे लग रहे थे। उसकी नज़र डैशबोर्ड की डिजिटल घड़ी पर टिक गई। 1, 2, 3। अंदर दम घोंटने वाली खामोशी थी। बाहर अंधेरा जैसे किसी शिकारी को छुपाए बैठा हो। राकेश लगातार शीशों में देख रहा था। जैसे ही 5वां मिनट पूरा हुआ, सब कुछ एक साथ बदल गया। सामने और पीछे से 3 पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए आ पहुंची। नीली लाल लाइटों से वो कोना चमक उठा। जोया चीख पड़ी। उसे लगा पुलिस उसे बचाने आई है। कई पुलिस वाले बुलेट प्रूफ जैकेट में राइफल लिए उतरे। लाउड स्पीकर पर आदेश गूंजे, लेकिन पुलिस ने कार पर निशाना नहीं साधा। वो खंबे के पीछे गई, ठीक उसी जगह जहां जोया उतरती तो खड़ी होती। उसने डरते हुए सिर उठाया। पुलिस एक आदमी को दबोच चुकी थी, काले कोट में लिपटा हुआ, टोपी आंखों तक खिंची हुई। उस आदमी ने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों की संख्या ज्यादा थी। उन्होंने उसे जमीन पर पटक दिया और उसके हाथ पीठ के पीछे मरोड़कर हथकड़ी लगा दी। उसकी जेब से एक फोल्ड होने वाला चाकू और एक रुमाल गिरा, जो किसी तरल पदार्थ से भीगा हुआ लग रहा था। एक पुलिस अफसर ने दस्ताने पहनकर उस रुमाल को उठाया और सबूत के बैग में डाल दिया। कार के अंदर बैठी जोया को भी एक तीखी केमिकल जैसी गंध महसूस हुई, जिससे उसकी गर्दन के पीछे के रोंगटे खड़े हो गए। क्लोरोफॉर्म। उसी पल एक दूसरा अफसर बाहर से सेडान का ड्राइवर साइड वाला दरवाजा खोलकर शीशे से राकेश से बोला। उसकी आवाज में सम्मान था, जैसे वो उसे पहले से जानता हो। उसने बताया कि टारगेट पकड़ा जा चुका है और हालात अब काबू में हैं। राकेश ने सिर हिलाया, गहरी सांस ली और सेंट्रल लॉक खोल दिया।
लॉक खुलने की क्लिक की आवाज जोया को आजादी के संगीत जैसी लगी। अब भी कांपते हुए जोया ने पूछा कि आखिर हो क्या रहा है और उस आदमी को क्यों पकड़ा गया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस राकेश को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही और उससे इतनी शालीनता से क्यों बात कर रही है। ड्राइवर पहली बार पूरी तरह उसकी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे के भाव बदल चुके थे। अब वो किसी अजनबी की तरह नहीं बल्कि स्नेह और सम्मान से उसे देख रहा था। उसने अपना परिचय फिर से दिया, लेकिन इस बार सिर्फ एक कैब ड्राइवर के तौर पर नहीं। उसने बताया कि उसका नाम राकेश है और वो कभी उसके दिवंगत पिता श्री लंगड़ा साहब का निजी सुरक्षा प्रमुख हुआ करता था। जोया का मुंह खुला रह गया। उसे बचपन की धुंधली यादों में वो नाम कहीं सुनाई देने लगा। एक भरोसेमंद आदमी जो सालों पहले रिटायर हो गया था। राकेश ने समझाया कि मरने से पहले उसके पिता ने उससे चुपचाप कहा था कि वो दूर से जोया की सुरक्षा करता रहे, क्योंकि उन्हें हमेशा डर था कि कोई व्यक्ति सिर्फ पैसों के लालच में उसके करीब आ सकता है। उसी रात राकेश को खुफिया जानकारी मिली थी कि जोया के अपहरण की योजना सक्रिय कर दी गई है। जिस आदमी को अभी पकड़ा गया था वो एक सुपारी किलर था, जिसे एयरपोर्ट पर उसे अगवा करने के लिए रखा गया था। जैसे ही जोया फुटपाथ पर कदम रखती, वो क्लोरोफॉर्म से भीगा रुमाल उसके चेहरे पर रखकर उसे बेहोश कर देता और किसी दूसरी गाड़ी में डाल देता। जोया ने चीख दबाने के लिए मुंह पर हाथ रख लिया। ये सोचकर कि वो मौत के कितने करीब पहुंच चुकी थी, उसका शरीर सुन्न पड़ गया। फिर टूटी हुई आवाज में उसने पूछा, मुझसे इतनी नफरत कौन कर सकता है? राकेश ने जवाब नहीं दिया। उसने बस हाथ उठाकर इंटरनेशनल डिपार्चर बिल्डिंग की दूसरी मंजिल की तरफ इशारा किया, जहां कांच के पीछे रोशनी में अंदर का हिस्सा साफ दिख रहा था। जोया ने उधर देखा और उसकी सांस अटक गई। वहां आर्यन खड़ा था, उसका पति, लेकिन उसके चेहरे पर किसी परेशान पति की चिंता नहीं, बल्कि गुस्से और झुंझलाहट की लालिमा थी। उसने जमीन पर जोर से अपना फोन पटक दिया। वो अकेला नहीं था, उसके साथ खड़ी थी नेहा, जोया की सबसे अच्छी दोस्त, उसकी शॉपिंग और पार्टियों की साथी। नेहा चमकीली लाल ड्रेस में थी और प्यार से आर्यन का हाथ थामे उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। उनके पैरों के पास 2 बड़े ट्रैवल सूटकेस पड़े थे, काम के नहीं, सफर के। आर्यन ने नेहा की कमर में हाथ डाल रखा था, इतनी सहज अंतरंगता से जो वो कभी सिर्फ एक दोस्त के लिए नहीं दिखाता। दोनों की निगाहें पुलिस की गाड़ियों की तरफ थीं। उनकी आंखों में नफरत और बेबसी थी, जैसे किसी ने उनका पूरा प्लान बर्बाद कर दिया हो। उसी पल जोया की दुनिया टूट गई। आंसू फिर बहने लगे, अब डर से नहीं बल्कि सीने को चीर देने वाले दर्द से। उसके सामने साफ था एक दोहरा धोखा। जिस आदमी से वो प्यार करती थी और जिस दोस्त पर भरोसा करती थी, दोनों ने मिलकर उसे खत्म करने की साजिश रची थी। वो बिजनेस ट्रिप झूठ थी और बटवा भूल जाना कोई गलती नहीं बल्कि एक जाल था, उसे आधी रात अकेले घर से निकालने का, ठीक उसी जगह लाने का जहां किलर इंतजार कर रहा था। राकेश उसे कुछ देर रोने देता रहा। जब उसकी सिसकियां टूटती सांसों में बदल गईं, तब उसने गाड़ी स्टार्ट की और एयरपोर्ट से दूर ले जाने लगा, उस मंच से जहां जोया का एक हिस्सा हमेशा के लिए मर चुका था। हाईवे पर लौटते ही राकेश ने उससे कहा कि आर्यन का बटवा फिर से खोले। कांपते हाथों से जोया ने ऐसा किया। पहचान पत्र और कार्ड वहीं थे, लेकिन जब उसने नोट निकाले तो उसे कुछ अजीब दिखा। नोटों के बीच बड़ी सावधानी से मुड़ा हुआ एक कागज। वो कोई रसीद नहीं थी, वो एक तरफा विदेश का फ्लाइट टिकट था, आर्यन और नेहा के नाम। उसके पीछे रखा दूसरा कागज और भी डरावना था। जोया के नाम पर हाल ही में ली गई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लाखों डॉलर के बराबर रकम की, जिसका इकलौता लाभार्थी आर्यन था। सब कुछ अचानक साफ हो गया। आर्यन को उस बटुए की जरूरत ही नहीं थी। उसके पास पासपोर्ट और टिकट पहले से थे। उसने जानबूझकर बटवा छोड़ा था ताकि जोया घर से निकले। अगर अपहरण सफल होता तो उसकी हत्या कर दी जाती, लाश गायब हो जाती और आर्यन नेहा के साथ किसी और देश में राजा की तरह जिंदगी जीता। जोया ने उन कागजों को गुस्से से भींच लिया। डर के साथ साथ अब उसके अंदर कुछ और जन्म ले रहा था। 3 साल का अंधा प्यार पल भर में राख हो गया। उसकी जगह एक ठंडी तेज आग ने ले ली। उसने कार के शीशे में खुद को देखा। वो अब वही औरत नहीं थी जो सुबह थी। राकेश ने शीशे में उसकी आंखों का बदलाव देखा और समझ गया जोया अब पीड़िता नहीं रही। उसने बताया कि आर्यन को अभी तक कुछ पता नहीं है। उसकी नज़र में बस इतना हुआ है कि पुलिस की वजह से अपहरण फेल हो गया। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है।
राकेश ने सलाह दी कि जोया घर लौटे और ऐसे पेश आए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उन्हें समय चाहिए, सबूत इकट्ठा करने का, संपत्ति सुरक्षित करने का। उस रात एयरपोर्ट की पार्किंग में उसकी पुरानी भोली जोया दफन हो चुकी थी। एक नई जोया जन्म ले चुकी थी, जो बदला धैर्य और सटीकता से लेगी। काली सेडान धीरे धीरे आगे बढ़ी, जैसे दो दुनियाओं के बीच पुल पार कर रही हो, भोलेपन से होशियारी तक। कार के अंदर फिर खामोशी थी, लेकिन अब वो डर वाली नहीं, बल्कि दर्द और दृढ़ निश्चय से भरी थी। जोया बैग को कसकर पकड़े रही, जैसे तूफान में जीवन रक्षक जैकेट। आंसू सूख चुके थे, बस जलन बाकी थी। राकेश ने शांत पिता जैसी आवाज में बताया कि वो 6 महीनों से आर्यन पर नजर रखे हुए था। पुलिस और प्राइवेट सिक्योरिटी के पुराने संपर्कों से उसे पता चला था कि एक युवा बिजनेसमैन ऑनलाइन जुए में भारी कर्ज में डूब चुका है। वो आर्यन ही था। जोया को याद आया कैसे आर्यन अक्सर रुके हुए प्रोजेक्ट्स और खराब क्लाइंट्स का बहाना बनाकर उससे पैसे निकलवाता था। अब सच समझ में आ गया। उसने खुद को दोषी महसूस किया, जैसे अपने पिता की विरासत से गद्दारी की हो। फिर राकेश ने कहा कि बटुए को और ध्यान से देखे। कार्ड स्लॉट के पीछे एक पतली जेब में एक और कागज था, पावर ऑफ अटॉर्नी। उस पर जोया के घर और शहर की कीमती प्रॉपर्टी आर्यन के नाम ट्रांसफर करने का दस्तावेज था। नीचे हस्ताक्षर जोया के जैसे दिखते थे, लेकिन उसने कभी साइन नहीं किए थे। योजना इतनी बारीक थी कि रूह कांप उठे। जोया ने कागज मसल दिया। अब उसके दिल में कोई नरमी नहीं बची थी। उसने खुद से कसम खाई, अब वो कभी धोखा नहीं खाएगी। घर पहुंचने से पहले उसने खुद को तैयार किया। 2 बजे रात लगभग सुनसान सड़कों पर उसने आंसू पोंछे, दुपट्टा ठीक किया और मुस्कुराने की प्रैक्टिस की। उसे अपनी ही जिंदगी की सबसे बड़ी अभिनेत्री बनना था, जीतने के लिए। गेट के पास राकेश ने गाड़ी की लाइट बंद कर दी। उतरने से पहले उसने उसे एक छोटा सा बटन जैसा डिवाइस दिया, जासूसी माइक्रोफोन। जोया ने उसे मुट्ठी में भींच लिया। वो अपने ही घर में ऐसे घुसी जैसे दुश्मन के इलाके में। बाथरूम में उसने बार बार मुंह धोया और आईने में खुद को देखा। वही चेहरा था, पर आंखों में अब नई सख्ती थी। उसने धीमे से खुद से कहा, मैं कर सकती हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं अपने पिता की बेटी हूं। जब उसे लगा कि अब उसका मन थोड़ा स्थिर हो गया है, तो उसने मंच सजाना शुरू किया। जोया आर्यन का बटुआ लेकर ड्राइंग रूम में आई और सोचने लगी कि उसे कहाँ रखना सबसे स्वाभाविक लगेगा। जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां मिलना नामुमकिन लगे, लेकिन इतनी खुली भी नहीं कि लगे जानबूझकर रखा गया है। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने तय किया कि बटुआ सोफे के कुशन और आर्म रेस्ट के बीच वाली दरार में आधा फंसा देगी, ठीक वैसे जैसे आर्यन के जेब से गिर गया हो जब वो आखिरी बार जूते पहनने के लिए बैठा था। जगह बिल्कुल सही थी। फिर वो उसी सोफे पर बैठ गई, टीवी धीमी आवाज में चलाया, हाथ में एक मैगजीन ले ली और ऐसे टिक गई जैसे पढ़ते पढ़ते नींद आ गई हो। घड़ी ने 3 बजाए ही थे कि उसे बाहर किसी कार के आने और घर के सामने रुकने की आवाज सुनाई दी। उसने खुद को मजबूर किया कि आंखें बंद रखे, सांसें धीरे धीरे और बराबर चलाती रहे, बिल्कुल सोते हुए इंसान की तरह। फिर उसने चाबी के ताले में बेरहमी से घूमने की आवाज सुनी और दरवाजा झटके से खुल गया। आर्यन हाफता हुआ अंदर आया। टाई ढीली थी, चेहरे पर पसीना था और उसका हुलिया बदला हुआ था। मगर यह पसीना ट्रैफिक से थके आदमी का नहीं था। ये उस इंसान का पसीना था जिसने अपनी आंखों के सामने एक अपराध की योजना डूबते देखी हो। उसने ऊंची आवाज में जोया पुकारा। जोया ने ऐसे अभिनय किया जैसे अचानक नींद टूट गई हो। मैगजीन हाथ से गिरा दी, एक बड़ा सा उबासी ली और उठकर बैठ गई। उसने 2-3 बार पलकें झपकाई जैसे समझ नहीं पा रही हो, फिर बोली, आप यहां? आपको तो अब तक फ्लाइट में होना चाहिए था ना। उसका अभिनय बेदाग था। आर्यन एक पल को जड़ हो गया, सोफे पर उसे इतनी शांत देखकर। फिर उसने खुद को संभाला और अपने पुराने झूठ निकालने लगा। उदास आवाज में बोला कि हाईवे पर एयरपोर्ट जाते वक्त उसे पता चला कि उसका बटुआ कहीं गिर गया है। वो घबरा गया क्योंकि बिना आईडी के वो उड़ ही नहीं सकता था, इसलिए वापस लौट आया। ऊपर से एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था और ट्रैफिक जैम लग गया था, इसीलिए इतनी देर हो गई। जोया ने चिंता भरा चेहरा बनाया, सिर हिलाती रही, जबकि अंदर उसका खून खौल रहा था। उसे अच्छे से पता था कि वो असल में कहाँ था और किसके साथ था। वो उठी, बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ा और बोली कि वो भी डर गई थी
क्योंकि उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। फिर बेहद सहजता से उसने सोफे की तरफ इशारा किया। उसने कहा कि थोड़ी देर पहले जब उसकी आंख खुली तो उसे सीट की दरार में कुछ सख्त सा लगा। देखा तो बटुए का किनारा बाहर झांक रहा था। आर्यन ने उस तरफ देखा। सच में चमड़े का किनारा कुशन के बीच दिख रहा था। उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। पहले भारी राहत, फिर हैरानी। उसने झपट कर बटुआ निकाला और जल्दी जल्दी खोल कर देखा। सब कुछ अंदर था। उसे नहीं पता था कि राकेश की कार में जोया टिकट और इंश्योरेंस पॉलिसी की फोटो पहले ही खींच चुकी थी, सबूत बचाने के लिए। आर्यन ने उत्साह में जोया को कसकर गले लगा लिया, बार बार धन्यवाद कहा और उसे अपना लकी चार्म बताने लगा। उस गले मिलने में जोया को एक और चीज महसूस हुई, एक औरत का परफ्यूम जो उसका नहीं था। हल्की महंगी खुशबू जिसे वो तुरंत पहचान गई, नेहा की खुशबू। उसका पेट मरोड़ गया, लेकिन उसने खुद को पीछे नहीं खींचा। उसने धीमे से कहा कि वो गर्म पानी से नहा ले और आराम करे। इतना जैम सच में थकाने वाला रहा होगा। आर्यन ने बात मान ली और सीढ़ियां चढ़कर मास्टर बेडरूम की तरफ चला गया। जैसे ही वो उसकी आंखों से ओझल हुआ, जोया को अपनी मुट्ठी में भींचा हुआ छोटा माइक्रोफोन याद आया। यही सही मौका था। वो ऐसे जताकर कि वो साफ तौलिया निकालने जा रही है, उसके पीछे ऊपर चली गई। बाथरूम से पानी के बहने की आवाज आ रही थी। वक्त नहीं था। आर्यन का सूट बेड पर पड़ा था, लेकिन जोया का दिमाग तुरंत ज्यादा व्यवहारिक जगह पर गया। सूट तो रोज बदल सकता है। उन्हें ऐसी चीज चाहिए थी जो उसके साथ हमेशा रहे। उसकी नजर उस चमड़े के ब्रीफकेस पर टिक गई जिसे वो बेहद पसंद करता था। वही जो जोया ने उसके जन्मदिन पर उसे गिफ्ट किया था और जिसे वो कभी पीछे नहीं छोड़ता था। जोया ने ब्रीफकेस का अंदर का एक छोटा पॉकेट खोला जहां आमतौर पर चाबियां या सिक्के रखे जाते थे, और माइक्रोफोन को सबसे अंदर वाले कोने में दबाकर रख दिया। उसने उंगली से हल्का दबाया ताकि वो अच्छी तरह चिपक जाए और हिले नहीं। वो जिप बंद ही कर रही थी कि बाथरूम का दरवाजा खुल गया। आर्यन बाहर निकला, कमर पर सिर्फ तौलिया। जोया ने तुरंत एक प्यारी मुस्कान ओढ़ ली और उसके लिए तैयार किए कपड़े आगे कर दिए। हमेशा की तरह मददगार पत्नी बनकर उसने उसके माथे पर एक किस किया। ये सोचे बना कि अब से जब भी वो ब्रीफकेस पास रखकर कोई अहम बात करेगा, सब रिकॉर्ड होगा। उस रात वो एक ही बिस्तर पर सोए, लेकिन उनकी आत्माएं दो ध्रुवों पर थीं। आर्यन गहरी नींद में चला गया, ये सोचकर कि उसका फेल प्लान बिना निशान छोड़े निकल गया और शायद वो नेहा के साथ कोई नई रणनीति सोच रहा था। जोया उल्टा छत को घूरती रही। उसने कान में छोटे साधारण ईयरफोन लगाए थे जो मोबाइल में माइक्रोफोन वाले ऐप से जुड़े थे। उसे पता था आर्यन जैसा आदमी ज्यादा देर तक अपने साथी से बात किए बिना नहीं रहेगा। सूरज उगने से ठीक पहले उसने पानी पीने का बहाना किया और मोबाइल हाथ में लेकर किचन में चली गई। ऐप पर उसे दिखा कि डिवाइस एक्टिव है और ब्रीफकेस के अंदर की आवाजें पकड़ रहा है। उसे हल्की ट्रैफिक की आवाज सुनाई दी, फिर किसी दूसरे नंबर की रिंग। आर्यन ब्रीफकेस में छुपा हुआ एक अलग फोन, एक बर्नर फोन निकालकर किसी को कॉल कर रहा था। जैसे ही दूसरी तरफ एक औरत की आवाज आई, जोया की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वो नेहा थी। जो बातचीत हुई वो रोमांटिक नहीं थी। उसमें प्यार के शब्द नहीं थे, उसमें गालियां, इल्जाम और घबराहट थी। आर्यन पुलिस को कोस रहा था, उस ऑपरेशन को गाली दे रहा था जिसने एयरपोर्ट पर उसका पूरा प्लान चौपट कर दिया था। वो चिल्ला रहा था कि जुए के कर्ज की आखिरी तारीख अगले दिन खत्म हो रही है और उस पर $2 लाख से भी ज्यादा का कर्ज है, यानी करोड़ों में। अगर उसने पैसे नहीं दिए तो लोन शार्क के गुंडे उसके घर और ऑफिस तक आ जाएंगे, उसकी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे और शायद उसे जेल तक भिजवा देंगे। नेहा उतनी ही घबराई हुई थी, लेकिन ज्यादा हिसाबी। उसने उसे दूसरा प्लान याद दिलाया, वो पुराना गोदाम जो जोया के पिता से विरासत में आया था, जहां उन्हें शक था कि सोने की ईंटें और कुछ जमीनों के कागज छुपे हैं जिनकी रजिस्ट्री अभी हुई नहीं। दिक्कत वही थी, उस गोदाम के अंदर वाले सेफ का कोड सिर्फ जोया जानती थी। नेहा ने जोर देकर कहा कि आर्यन को किसी भी तरह वो कोड निकलवाना है, फुसलाकर, दबाव डालकर या उसकी किसी कमजोरी का फायदा उठाकर। आर्यन ने हामी भर दी और बोला कि आज ही दोपहर वो गिफ्ट्स लेकर घर आएगा, उसे नर्म करने के लिए। वो सब सुनकर जोया को आखिरी धक्का मिल गया।
उसने कॉल सुनना बंद किया और बिना समय गवाए राकेश को फोन लगाया। आधे घंटे बाद काली सेडान फिर से उसके दरवाजे के सामने थी। जोया एक बैकपैक लेकर कार में बैठी, जिसमें उसने अपने बेडरूम के छोटे से सेफ से निकाले कुछ जरूरी कागज रखे थे। उसका चेहरा पीला था, लेकिन आंखों में दर्द और कठोरता की आग थी। उसने राकेश को कॉल की हर बात बताई। राकेश चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला कि पहला कदम आर्यन के किसी बेताब कदम से पहले उसके पैसे और संपत्ति को सुरक्षित करना है। दोनों बैंक और उसके पिता के भरोसेमंद वकील के पास गए। बैंक में जोया ने जॉइंट अकाउंट से ज्यादातर पैसा अपने नाम के नए अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया और आर्यन द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे अतिरिक्त कार्ड ब्लॉक करवा दिए। उसने बहाना बनाया कि बटुआ खो गया था, इसलिए सुरक्षा के लिए कार्ड कैंसिल करने पड़े। वकील के ऑफिस में उसने ऐसे दस्तावेजों पर साइन किए जिससे उसकी किसी भी प्रॉपर्टी को उसकी मौजूदगी के बिना बेचना या ट्रांसफर करना बेहद मुश्किल हो जाए। राकेश उसके साथ खड़ा रहा, एक सरोगेट पिता की तरह, हर प्रक्रिया में उसके कंधे की तरह। दोपहर तक जोया को थोड़ा मजबूत महसूस हुआ। उसने कम से कम एक बड़ा रास्ता बंद कर दिया था, जिससे आर्यन अब तक अपने को फाइनेंशियली जिंदा रखे हुए था। उसी शाम आर्यन ने अपना वादा निभाया। वो जल्दी घर आ गया, हाथ में लाल गुलाबों का बहुत बड़ा गुलदस्ता और मेडिकल स्टोर की एक छोटी सी पैकिंग। जोया ने उसे इतने भरोसेमंद मुस्कान के साथ रिसीव किया कि खुद उसे भी हैरानी हुई। आर्यन ने गुलाब दिए, गाल पर किस किया और पैकेट थमाते हुए बोला कि ये इंपोर्टेड विटामिन्स हैं, बहुत महंगे, सिर्फ उसके लिए, क्योंकि वो उसे हाल में थकी और पीली लग रही थी। तुम्हारी सेहत की मुझे चिंता रहती है, उसने एकदम आदर्श पति वाली आवाज में कहा। जोया ने बोतल हाथ में ली तो उसके अंदर अलार्म सा बज गया। आर्यन बाथरूम में फ्रेश होने गया तो जोया ने बहुत सावधानी से बोतल खोली। सील छेड़ी हुई लग रही थी, जैसे गलत तरीके से दोबारा चिपकाई गई हो। उसने एक कैप्सूल हथेली पर निकाला। उसका रंग रूप साधारण विटामिन जैसा नहीं था और सतह पर हल्का सफेद पाउडर सा चिपका था। डिनर के दौरान आर्यन बार बार जोर देकर कहता रहा कि वो कैप्सूल उसके सामने ले। उसकी निगाह में ऐसी डरावनी तीव्रता थी जैसे वो तुरंत कोई असर देखना चाहता हो। जोया ने चालाकी से कहा कि वो पानी का ग्लास ले आती है। किचन में जाकर उसने कैप्सूल सिंक में फेंक दिया और उसी साइज की एक मिंट अपने मुंह में रख ली। वो वापस आई, मिंट को जीभ पर रखा और आर्यन की आंखों के सामने निगल लिया। आर्यन संतुष्ट होकर मुस्कुरा दिया, ये मानकर कि उसने उसे धीरे धीरे जहर देना शुरू कर दिया है। अगले दिनों में जोया बोतल के अंदर की बाकी कैप्सूल्स भी चुपचाप टॉयलेट में बहाती रही, ताकि कंटेनर खाली हो जाए और लगे कि वो पूरी नियम से ले रही है। गुप्त युद्ध शुरू हो चुका था और एक भी गलती उसकी जान ले सकती थी। 3 दिन बाद आर्यन टूटने लगा। उसे उम्मीद थी कि जोया बीमार पड़ेगी, चक्कर आएंगे, कमजोरी दिखेगी, जिससे उसके प्लान आसान हो जाएं। लेकिन उसने उल्टा देखा। जोया सुबह जल्दी उठी, गार्डन में स्ट्रेचिंग की, हेल्दी खाना बनाया, मुस्कुराई और उसे अच्छे शब्दों के साथ ऑफिस भेजा। ये देख आर्यन और ज्यादा घबराने लगा। जुए के लेनदारों के कॉल उसके फोन पर लगातार आ रहे थे और धमकियां खुली होने लगी थी। जोया ने समझ लिया कि दबाव बढ़ रहा है, अब वक्त है मनोवैज्ञानिक पलटवार का। उसे आर्यन से ऐसी गलतियां करवानी थी जो उसे और फंसाएं। उसने सुबह ऑफिस टाइम के बीच में आर्यन को बड़े खुश अंदाज में कॉल किया। कहा कि वो सोच रही थी बटुआ खोने वाले डर के बाद अब वो थोड़ा शांत लग रहा है और वो उसकी मेहनत की सराहना करना चाहती है, इसलिए वो घर पर एक खास डिनर रख रही है। फिर उसने कहा कि उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड नेहा की बहुत याद आ रही है। कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई, तो क्या उसे भी बुला लें? फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। आर्यन ने शायद खतरे और मौके के बीच तौलना शुरू किया। पत्नी और प्रेमिका एक ही छत के नीचे। खतरनाक था, लेकिन दोनों को एक साथ मैनेज करने का मौका भी था। आखिरकार उसने नकली उत्साह के साथ हामी भर दी, ये सोचे बिना कि वो खुद जाल में कदम रख रहा है। रात को जोया ने टेबल लगभग किसी रस्म की तरह सजाई। सुगंधित मोमबत्तियां जलाईं, सबसे अच्छी क्रॉकरी निकाली, बीच में चुनिंदा नॉन-वेज डिशेस रखे और ध्यान से बनाए साइड्स रखे। उसने एक सादा लेकिन एलिगेंट मरून ड्रेस पहनी, संयमी और सुंदर, और इतना ही मेकअप किया कि चेहरे की वो सख्त होती रेखाएं और उभर जाएं। ठीक 8 बजे डोरबेल बजी। आर्यन ने दरवाजा खोला,
नेहा अंदर आई, टाइट ड्रेस में जो हर कर्व को उभार रही थी और जोया की सादगी से बिल्कुल उलट। हाथ में एक गिफ्ट था। उसने वही नकली अपनापन दिखाते हुए जोया के दोनों गालों पर किस किया। जोया ने भी उसे गले लगाया जैसे किसी सांप को गले लगा रही हो। डिनर हल्के फुल्के मजाक और छोटी बातों से शुरू हुआ। आर्यन और नेहा एक दूसरे को ऐसे इशारे कर रहे थे जिन्हें जोया ने अनदेखा करने का नाटक किया। वो प्लेटें लगाती रहीं, ग्लास भरती रहीं, माहौल नॉर्मल बनाए रखती रहीं। कांटे चम्मच की खनखनाहट के बीच जोया ने चाल चलने का वक्त चुना। उसने धीरे से चाकू कांटा प्लेट पर रखा, नैपकिन से होंठ पोंछे और थोड़ी धीमी आवाज में बोली कि पिछली रात उसे एक बहुत अजीब सपना आया था। आर्यन ने मुंह में निवाला लिए पूछा, कैसा सपना? जोया ने पुरस्कार सी मुस्कान के साथ कहा कि सपने में एक अमीर औरत थी। उसका पति बड़ा आकर्षक था और उसकी एक बहुत करीबी दोस्त भी थी, लेकिन वो पति और दोस्त छुपकर उसकी विरासत के लिए उसे मारने की साजिश कर रहे थे। जोया ने आगे बताया कि सपने के विवरण इतने सटीक थे कि रूह जम जाए। उसने नकली बिजनेस ट्रिप का जिक्र किया, एयरपोर्ट के दरवाजे पर क्लोरोफॉर्म लिए एक आदमी का और मिलावटी विटामिन्स का भी। नेहा का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसके हाथ से कांटा छूटकर प्लेट से टकराया और खनखनाहट कमरे में गूंज गई। आर्यन के गले में निवाला अटक गया। वो जोर जोर से खांसने लगा और बड़े बड़े घूंटों में पानी पीने लगा। कमरे की हवा भारी हो गई। दोनों एक दूसरे को तिरछी नजरों से देखने लगे, अंदाजा लगाने की कोशिश करते हुए कि जोया आखिर कितना जानती है। जोया ने जानबूझकर एक पल का विराम लिया, फिर हल्की सी हंसी हंसते हुए बोली कि शुक्र है ये सब बस सपना था, क्योंकि आर्यन जैसा प्यार करने वाला पति और नेहा जैसी अच्छी दोस्त ऐसा कोई राक्षसी काम कर ही नहीं सकते। उसके शब्द रूप में नरम थे, लेकिन धार में सर्जिकल ब्लेड जैसे। इससे पहले कि दोनों खुद को संभाल पाते, जोया ने आखिरी वार किया। उसने कहा कि उस सपने ने उसे मौत के बारे में बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया और किसी आध्यात्मिक जागृति के चलते वो उसी दिन अपने वकील के पास गई थी। बिल्कुल शांत इशारे के साथ उसने बताया कि उसने अपनी वसीयत पूरी तरह बदल दी है। अगर 60 साल की उम्र से पहले उसकी अचानक या संदिग्ध हालात में मौत होती है तो उसकी सारी संपत्ति, घर, जमीन, बैंक अकाउंट, शेयर और फैमिली सेफ की पूरी सामग्री सीधे अनाथालयों और कैंसर पीड़ितों की एक फाउंडेशन को दान हो जाएगी। ना तो उसके पति को और ना ही किसी रिश्तेदार को एक भी रुपया मिलेगा। उसने बेहद सहजता से कहा कि आर्यन एक काबिल आदमी है जो बिना किसी विरासत के भी अपनी रोजी कमा सकता है। कमरे में क्रूर खामोशी छा गई। आर्यन एकदम अकड़ गया, जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। नेहा ने मुंह खोला लेकिन शब्द नहीं निकले। जोया को खत्म करने और उसका पैसा हासिल करने की सारी मेहनत एक झटके में बेकार हो चुकी थी। अब उसे मारने का कोई मतलब नहीं था। अगर जोया मरती तो उन्हें अपने कर्जों के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला था। जोया ने सिर थोड़ा टेढ़ा किया और मीठी लेकिन जहरीली मुस्कान के साथ पूछा कि क्या उन्हें उसके फैसले में कुछ गलत लग रहा है या फिर दान देना कोई बुरी बात है। आर्यन हकलाते हुए बोला कि यह जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया है और उसे परिवार के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जोया ने उसे शालीन लेकिन दृढ़ता से रोक दिया और कहा कि वो यही सब अपने आध्यात्मिक भविष्य को ध्यान में रखकर कर रही है। उसने आराम से अपना खाना खत्म किया, जैसे कुछ हुआ ही न हो, जबकि सामने बैठे दो लालची दिल खामोश घबराहट में टूट रहे थे। ये उन्हें पता नहीं था कि डाइनिंग रूम के एक कोने में राकेश द्वारा लगाई गई एक छुपी हुई कैमरा लाइट धीमे धीमे टिमटिमा रही थी। हर भाव, हर डर, हर नजर रिकॉर्ड कर रही थी। वो डिनर उन सबूतों की फाइल का पहला पन्ना था जो कोर्ट में आर्यन और नेहा की पूरी कहानी को चकनाचूर कर देने वाले थे। उसी रात नींद न आने पर आर्यन और नेहा शहर के दूसरे हिस्से में स्थित उसके छोटे फ्लैट में चले गए, उनका गुप्त ठिकाना जो अब डर का शरण स्थल बन चुका था। आर्यन का फोन लगातार कांप रहा था। विदेशी नंबरों से धमकियां और भयानक तस्वीरें आ रही थीं। सट्टेबाज अब और इंतजार नहीं करने वाले थे। आर्यन कमरे में इधर उधर टहल रहा था, बिखरा हुआ, थका हुआ, पूरी तरह टूटने के कगार पर। उसे समझ आ गया था कि नई वसीयत के बाद जोया को मारना बेकार है। विरासत पाने का शॉर्टकट अब बंद हो चुका था। सोफे पर बैठी नेहा सिगरेट पीते हुए उसे हर बात के लिए दोष देने लगी। उसने चिल्लाकर कहा कि वो अपनी पत्नी को कंट्रोल नहीं कर सका और उसे वसीयत बदलने दे दी। दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। गालियां और जहरीले इल्जाम एक दूसरे पर बरसने लगे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, एक बात साफ होती गई।
उन्हें तुरंत पैसे चाहिए थे। अगर जोया को खत्म नहीं कर सकते तो उसे तोड़ना ही एकमात्र रास्ता था। आर्यन ने हिंसा का नया मोड़ देने का फैसला किया। वो घर में ही अपहरण की योजना बनाएगा। 3 गुंडों को हायर करेगा जो घर में घुसकर जोया को बांधेंगे, शारीरिक और मानसिक यातना देंगे जब तक कि वो टूटकर वसीयत रद्द करने और संपत्ति ट्रांसफर के कागजात पर साइन न कर दे। अब उसे आदर्श पति बनने का नाटक नहीं चाहिए था। उसकी जान दाव पर थी और नकाब उतर चुका था। अगले दिन आर्यन घर नहीं लौटा। उसने मैसेज किया कि कंपनी में अचानक ऑडिट आ गया है और उसे वहीं रुकना पड़ेगा। असल में वो शहर के बाहरी इलाके के एक ढाबे नुमा कैफे में 3 हट्टे कट्टे अपराधियों से मिला। उसने वादा किया कि अगर वे जोया से जरूरी साइन निकलवा लेंगे तो उन्हें मोटी रकम मिलेगी। जैसे ही सूरज ढलने लगा और आसमान नारंगी हो गया, आर्यन, नेहा और गुंडे काली शीशों वाली एक वैन में जोया के घर की तरफ चल पड़े। बाहर से घर शांत था। पोर्च लाइट बंद थी जो आमतौर पर जोया शाम होते ही जला देती थी। उसकी कार गैराज में थी, यानी वो घर में ही होनी चाहिए थी। आर्यन ने स्पेयर चाबी से गेट खोला। दिल तेज धड़क रहा था। उसने गुंडों को इशारा किया कि तैयार रहें। उसने मुख्य दरवाजे की चाबी ताले में डाली और धीरे से घुमाई। दरवाजा बिना किसी रुकावट के खुल गया। वे जमीनी तल पर लहर की तरह घुसे, जो मिले उसे काबू में करने को तैयार। गुंडों ने ड्राइंग रूम, किचन और गेस्ट रूम चेक किए। आर्यन और नेहा सीढ़ियां दौड़ते हुए मास्टर बेडरूम की तरफ गए। आर्यन ने दरवाजा लात मारकर खोला और धमकी भरी आवाज में जोया का नाम चिल्लाया। कमरा खाली था, बिस्तर सलीके से सजा हुआ, अलमारी जस की तस। उसने बाथरूम, स्टडी, ऊपर की हर जगह देखी, कुछ नहीं। घर सुनसान लग रहा था। घबराकर आर्यन नीचे आया। गुंडों ने भी पुष्टि कर दी कि पूरे घर में कोई नहीं था। गुस्से में उसने कांच की सेंटर टेबल पर लात मारी। फूलदान चकनाचूर हो गया। तभी एक हल्की सी आवाज आई। सेंटर टेबल पर रखा लैपटॉप अपने आप ऑन हुआ और स्क्रीन जगमगा उठी। तीनों पास आए। स्क्रीन पर अपने आप एक वीडियो कॉल चलने लगी। जोया का चेहरा साफ दिखा। वो किसी अनजान कमरे में बैठी थी, काले हिजाब में, बेहद शांत, लगभग ठंडी अभिव्यक्ति के साथ। आर्यन स्क्रीन की तरफ झुका और चिल्लाया कि वो कहाँ है और तुरंत घर लौटने का आदेश दिया। जोया तनिक भी नहीं हिली। उसने आर्यन और नेहा का नाम लेकर अभिवादन किया और फिर उनके मेहमानों को भी नमस्ते कहा, साफ दिखाते हुए कि उसे पता है वो अकेले नहीं आए हैं। फिर उसने स्क्रीन के कोने में एक छोटे से निशान की तरफ इशारा किया, लाइव स्ट्रीम का आइकन और बढ़ता हुआ व्यूअर काउंटर। उसने बताया कि घर में लगे छुपे कैमरे सब कुछ रियल टाइम में एक प्राइवेट सर्वर पर भेज रहे हैं, जिसे उसका वकील और पुलिस के कुछ भरोसेमंद लोग देख रहे हैं। अगर उसने मोबाइल पर एक बटन दबा दिया तो सारी फुटेज और लोकेशन तुरंत पुलिस तक पहुंच जाएगी। आर्यन का चेहरा उड़ गया। जोया ने अब तक पुलिस को सूचना नहीं दी थी। वो उन्हें आखिरी मौका दे रही थी। शांत स्वर में उसने कहा कि उसे पता है वो उसके पैसों के लिए आए हैं और उसे ये भी मालूम है कि आर्यन जुए के कर्ज में डूबा हुआ है। वो उसकी मजबूरी समझती है, लेकिन उसे उस तरीके से मदद नहीं करेगी जो वो चाहता है। फिर भी उसने कहा कि वो इतनी निर्दयी नहीं है कि उसे कर्जदारों के हाथ मरने दे। उसने कबूल किया कि वसीयत सच है और बड़ी संपत्तियां सुरक्षित हो चुकी हैं, लेकिन उसके पास कुछ नकद और सोने का भंडार है, पिता की विरासत जो वसीयत में दर्ज नहीं है और जिसे पूरा कर्ज चुकाया जा सकता है। आर्यन और नेहा की आंखों में लालच चमक उठा। उन्होंने पूछा कि वो पैसा कहाँ है, ये वादा करते हुए कि उसे मिलते ही वे जोया की जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। जोया ने शहर के सुनसान इंडस्ट्रियल इलाके में स्थित अपने परिवार के एक पुराने टेक्सटाइल गोदाम का जिक्र किया। उसने बताया कि पीछे जहां कभी मशीन नंबर 7 लगी थी, वहां कंक्रीट के नीचे एक सेफ दफन है। उसने शादी की तारीख उलटकर बना कोड भी बता दिया। कहानी इतनी विस्तृत और विश्वसनीय थी कि आर्यन की आखिरी शंका भी खत्म हो गई। उसे वो गोदाम याद था। शादी के शुरू में वो एक बार वहां गया भी था। जगह बिल्कुल सही थी। उसने लैपटॉप जोर से बंद किया और गुंडों को आदेश दिया कि वो उसके साथ गोदाम चलें। वैन तेजी से इंडस्ट्रियल जोन की तरफ दौड़ पड़ी। किसी ने पीछे आती गाड़ी पर ध्यान नहीं दिया। राकेश की सेडान, जिसमें जोया उसके बगल में बैठी थी, जीपीएस पर आर्यन की गाड़ी का लाल बिंदु देखते हुए 45 मिनट बाद वे जर्जर सड़कों से होते हुए जंग खाई गोदामों वाली गली में पहुंचे। जोया के परिवार का गोदाम आखिर में था। उखड़ी हुई दीवारें, जंग खाई बाड़।
आर्यन ने वैन से बाड़ तोड़ी और अंदर घुस गया। वो फावड़े, हथौड़े और रॉड निकालकर गोदाम का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर दाखिल हुए। धूल, सीलन और जानवरों की गंध ने नाक पर हमला किया। सिर्फ टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। जोया के बताए अनुसार वे पीछे पहुंचे। आर्यन ने मशीन के नीचे जमीन पर वार करने का आदेश दिया। करीब 1 घंटे बाद फावड़ा किसी ठोस चीज से टकराया। मिट्टी के नीचे एक मीडियम साइज का लोहे का सेफ निकला। आर्यन कांपते हाथों से लॉक घुमाने लगा। क्लिक की आवाज आई। उसने ढक्कन खोला, लेकिन अंदर न सोना था न नोट, सिर्फ फाइलें, कागज और बड़ी बड़ी तस्वीरें। उसमें उसके जुए के कर्ज के दस्तावेज, जोया से किए गए ट्रांसफर के सबूत, होटल और एयरपोर्ट की तस्वीरें थीं। ऊपर एक सफेद लिफाफा, जोया की लिखावट में, गद्दारों के लिए तोहफा। अंदर लिखा था, जो खजाना तुम ढूंढ रहे हो वो यहां नहीं है, यहां सिर्फ तुम्हारे गुनाहों का सबूत है। पुलिस आ रही है। उसी पल गोदाम में तेज रोशनी भर गई। सायरन गूंज उठे। कुछ ही मिनटों में सब जमीन पर हथकड़ियों में थे। तभी मुख्य दरवाजा खुला। अफसरों ने रास्ता बनाया। एड़ियों की आवाज गूंजी। जोया अंदर आई, हल्के रंग के कोट में, हिजाब सलीके से। उसके पीछे गर्व से मुस्कुराता हुआ राकेश था। फर्श पर पड़े आर्यन और नेहा ने ऊपर देखा तो जोया उन्हें ऐसे लगी जैसे किस्मत खुद हिसाब चुकता करने आ गई हो। जिस दब्बू, भरोसा करने वाली पत्नी को वो जानते थे, उसका कोई निशान नहीं बचा था। उनके सामने एक ऐसी औरत खड़ी थी जिसने अपनी जिंदगी की कमान फिर से अपने हाथ में ले ली थी। आर्यन घिसटता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा, रोते हुए माफी मांगने लगा। बोलता गया कि ये गलती थी, वो बहक गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था। नेहा ने उसे फंसाया और अंदर से वो सच में जोया से प्यार करता है। वो घुटनों पर आ गया, उसके जूतों की नोक चूमने की कोशिश करने लगा। नेहा ने वो दृश्य देखकर गाली दी और खुद भी गिड़गिड़ाने लगी। कहने लगी कि उसने तो बस आर्यन का साथ दिया, वो जेल नहीं जा सकती, उससे सहा नहीं जाएगा। जोया ने एक कदम पीछे हटकर खुद को छूने से रोक लिया। उसने दोनों को दया और घृणा के मिले जुले भाव से देखा। फिर आर्यन से पूछा कि क्या उसे वो रात याद है, एयरपोर्ट वाली, जब वो ऊपर खिड़की से उसे देख रहा था और नीचे एक आदमी क्लोरोफॉर्म लेकर उसकी जान लेने के लिए इंतजार कर रहा था। उसने कहा कि उस रात उसने उसे तुरंत पुलिस में देने के बजाय बदलने का एक मौका दिया था, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि क्या उसके अंदर थोड़ी भी इंसानियत बची है। लेकिन उसने बदले में उसे जहर और हिंसा दी। फिर जोया ने अपना फोन निकाला और स्क्रीन उनकी तरफ कर दी। लाइव स्ट्रीम के नीचे दर्जनों कमेंट तेजी से ऊपर जा रहे थे। गालियां, नफरत, धिक्कार, गुस्सा। उसने बताया कि इस गोदाम में जो हो रहा है और उसके घर पर जो अपहरण की कोशिश हुई थी, सब रिकॉर्ड भी हुआ और उसके भरोसेमंद लोगों के एक दायरे तक लाइव भी गया। आर्यन के पुराने बिजनेस पार्टनर, पड़ोसी और रिश्तेदार, सब ने आर्यन और नेहा का असली चेहरा देख लिया था। अब वे सिर्फ आज़ादी ही नहीं, अपनी वो इज्जत भी खोने वाले थे जिस पर उन्हें बहुत घमंड था। उसी बीच एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जोया के पास आया और उससे पूछा कि क्या वो बंदियों को ले जाए। जोया ने सर हिलाकर हाँ कर दी। पुलिस वालों ने आर्यन और नेहा को उठाया। आर्यन टूटे हुए खिलौने की तरह चलता गया। नेहा छूटने की कोशिश करती रही, चिल्लाती रही कि यह सब गलतफहमी है। जब पुलिस की गाड़ियां निकल गईं और गोदाम में फिर वही उदासी लौट आई, जोया ने कई दिनों बाद पहली बार खुलकर सांस ली। उसने खुले पड़े सेफ को देखा, फाइलें, कागज, तस्वीरें, और समझ गई कि वो उसके शादीशुदा रिश्ते का सबसे सही रूपक था। बाहर से मजबूत और कीमती दिखने वाला एक डिब्बा और अंदर सिर्फ कचड़ा। वो राकेश की तरफ मुड़ी जो दरवाजे के पास खड़ा था। उसने बस सर हिलाया। घर चलने का वक्त था। इस बार सच ने, उस घर में जो धीरे धीरे उस जहर से मुक्त होगा जो आर्यन ने उसमें घोल दिया था। 6 महीने बाद जोया की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। आर्यन और नेहा के खिलाफ मुकदमे तेजी से आगे बढ़े। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, कैमरा फुटेज, सेफ में मिले दस्तावेज और बैंक ट्रांजैक्शंस ने इतना साफ चित्र बना दिया कि उनके वकीलों के लिए कोई भरोसेमंद बचाव खड़ा करना लगभग नामुमकिन हो गया। जज ने उन्हें हत्या की कोशिश, धोखाधड़ी, ठगी और दस्तावेजों की जालसाजी में कठोर सजा सुनाई। आर्यन को हाई सिक्योरिटी जेल भेज दिया गया। वहां उसे पता चला कि उसके कर्जदारों की जान पहचान कैदियों में भी थी। उसके दिन धमकियों, वसूली और मारपीट से भर गए। महंगे सूट और इज्जतदार आदमी का रुतबा पीछे छूट चुका था। अब वो बस एक दुबला पतला आदमी था, बिखरी आंखों वाला, बिना सम्मान के और बिना भविष्य के। नेहा को मईला जेल में रखा गया।
जहां जल्दी ही ये बात फैल गई कि उसने अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को मारने की साजिश में हिस्सा लिया था। कैदियों का तिरस्कार तुरंत शुरू हो गया। जो चुलबुली, दिखावटी और हॉट महिला को जोया जानती थी, वो एक परछाई बन गई, जो थोड़ी सी सुरक्षा के बदले दूसरों के कपड़े धोती थी। हर रात वो रो रो कर पछताती, लेकिन अब अपराध बोध कुछ बदल नहीं सकता था। वफादार दोस्त के साथ जो जगह उसे मिल सकती थी, वो उसने एक सेल और हमेशा के लिए दागदार जिंदगी से बदल दी थी। जोया ने उन महीनों में खुद को दोबारा बनाया। उसने घर की मरम्मत करवाई, फर्नीचर बदला, रंग बदले, लेआउट बदला। आर्यन के चुने हर निशान को हटाया और कमरों में रोशनी और जिंदगी भर दी। घर झूठों का मंच नहीं रहा, एक असली घर बन गया। उसने अपने पिता से मिली कंपनी पर भी पूरी पकड़ बनाई। वकीलों और सलाहकारों के साथ मिलकर उसने उन लोगों की पहचान की जो आर्यन के गंदे खेल में उसके साथ थे और उन्हें बाहर निकाला। उसने नए कंट्रोल्स लगाए, पारदर्शिता की संस्कृति बनाई और महसूस किया कि असल में उसमें बिजनेस का जबरदस्त टैलेंट है। वो सिर्फ मालिक की बेटी नहीं थी, वो अब कंपनी को एक नए दौर की ग्रोथ की तरफ ले जाने वाली डायरेक्टर थी। बिजनेस सर्कल्स में उसका नाम फैलने लगा। उसे महिला नेतृत्व पर टॉक्स और सेमिनार्स में बुलाया जाने लगा। वो अपनी कहानी शालीनता से सुनाती, नाम लिए बिना, और इस बात पर फोकस करती कि एक औरत धोखे से उभर कर अपनी किस्मत की डोर अपने हाथ में कैसे ले सकती है। वो हिजाब जिसे वो खूबसूरती से पहनती थी, अब सिर्फ आस्था का कपड़ा नहीं था, वो उस ताकत का प्रतीक था जो उसने खुद के भीतर खोजी थी। उसके कर्मचारी उसे डर से नहीं, सच्चे सम्मान से देखते थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि वो नीचे गिरकर भी अपनी गरिमा छोड़े बिना उठ खड़ी हुई थी। एक उजली सुबह जोया उसी एयरपोर्ट पर पहुंची जहां उसकी जिंदगी खत्म होने वाली थी, लेकिन इस बार उसका दिल हल्का था और हाथ में एक छोटा ट्रैवल सूटकेस। उसने हल्के रंगों का आरामदेह लेकिन एलिगेंट आउटफिट पहना था, आंखों पर सनग्लास और चेहरे पर शांत मुस्कान थी। राकेश उसे वीआईपी बोर्डिंग एरिया तक छोड़ने आया। अब वो सिर्फ उसके पिता का पुराना सिक्योरिटी मैन नहीं था, वो कंपनी में उसका दाहिना हाथ था और उससे भी ऊपर उस परिवार का हिस्सा जिसे जोया ने खुद चुना था। वो उसी कंक्रीट वाले खंबे के पास रुकी जहां महीनों पहले उसे मारने की कोशिश हुई थी। उसने एक पल को तिरछी नजर से उस जगह को देखा। अब वो याद दर्द नहीं देती थी, बस ये बताती थी कि वो कितना आगे आ चुकी है। राकेश ने पिता जैसी गर्व भरी आवाज में पूछा, ट्रिप के लिए रेडी हो? जोया ने सिर हिलाया। उसके हाथ में टिकट थे, तुर्की की यात्रा के लिए भी। वो सफर जिसका सपना उसने हमेशा एज अ कपल देखा था, और अब वो उसे अकेले अपनी जीती हुई आजादी के साथ जीने जा रही थी। उसने राकेश को उसके हर काम के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि उसके लिए वो सिर्फ एक प्रोटेक्टर नहीं, बल्कि उसके पिता की याद से भेजा गया एक सच्चा फरिश्ता है। राकेश की आंखें नम हो गईं। फिर जोया इंटरनेशनल डिपार्चर के दरवाजे की तरफ मुड़ी, एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ गई। फ्लाइट स्क्रीन पर लिखा था उसकी फ्लाइट समय पर जाएगी। उसे वो बात भी किसी प्रतीक जैसी लगी। आखिर उसकी जिंदगी अब उस रास्ते पर चल रही थी जो उसने खुद चुना था, न कि उस पर जो किसी और ने उस पर थोपने की कोशिश की थी। इमिग्रेशन की लाइन में खड़े होकर जोया ने कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद की और चुपचाप शुक्र अदा किया कि वो उन 5 मिनटों में बच गई थी जब एक गाड़ी से मत उतरना उसकी जिंदगी बचा गया था। आर्यन और नेहा उसकी कहानी का एक अंधेरा अध्याय बनकर पीछे रह गए थे, ऐसा अध्याय जो अब खत्म हो चुका था। दरवाजे के उस पार उसके लिए संभावनाओं से भरा भविष्य था। जब अधिकारी ने उसके पासपोर्ट पर मोहर लगाई और वो चेक पॉइंट पार कर गई, तो उसे महसूस हुआ कि यही इस कहानी का अंतिम बंद होना था। जिस रात वो लगभग शिकार बन गई थी, वही रात उस औरत की शुरुआत बन गई थी जो वो आज है। जोया मजबूत कदमों के साथ बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ी, सूटकेस को आगे धकेलते हुए अपनी जिंदगी के अगले अध्याय अब खुद अपने हाथ से लिखने के लिए तैयार। क्या आपको ये कहानी पसंद आई और आप किस शहर से सुन रहे हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप सुपर थैंक्स भेजकर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं।